नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। मेरे साथ मेरे सहयोगी रूपाली शर्मा। न्यूज रूम लाइव में आगे बढ़ेंगे, हर खबर आपको बताएंगे, बड़ी से बड़ी खबर। लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। पहली बड़ी खबर जिस पर बातचीत करेंगे, विस्तार से जानकारी आपको बताएंगे। आज आरजेडी और उनके सहयोगी दल कांग्रेस और बाकी अन्य दलों की बैठक होगी। ये बिहार चुनाव से जुड़ी बड़ी अहम बैठक मानी जा रही है। चेहरे पर भी इसमें मंथन हो सकता है। बिल्कुल, इसके बाद राजस्थान के हवाले से बात करेंगे, जहां पर आपको बता दें कि इस वक्त ईडी की छापेमारी एक पूर्व मंत्री के घर पर चल रही है और यहां पर बड़ा घोटाला जो है सामने आया है, जिसके चलते ईडी ने यह कार्रवाई की है। तो इसके हवाले से भी आपको जानकारी साझा करेंगे। अगली बड़ी खबर आपको बताएंगे। महत्वपूर्ण खबर है, संगरूर में 2 प्रोजेक्ट्स की शुरुआत होगी। ये बड़ा तोहफा खुद मुख्यमंत्री भगवंत मान प्रदेशवासियों को देंगे। पूरी जानकारी बताएंगे, क्या कुछ पूरी ये सौगात होगी और किस तरह से लोगों को इसका फायदा मिलेगा। तो बिल्कुल, इसके बाद यूपी लखनऊ के हवाले से बात करेंगे, जहां पर आपको बता दें कि सांसद जियाउर रहमान बर्क आज जो है अपनी न्यायिक जांच आयोग के समक्ष जो है पूरी बात रखेंगे और क्या कुछ उनका कहना है ये, क्योंकि हिंसा भड़काने को लेकर संबल पर जो आरोप है वो बर्क पर लगा था और इसके बाद तमाम मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आई थी। तो इसी में आज समक्ष जो है वो जांच आयोग के पेश होंगे और सभी बातें अपनी आगे रखेंगे। इधर 69,000 जो शिक्षक भर्ती मामला है, उसमें आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। ये भी विस्तार से आपको बताएंगे कि आखिर मामला क्या है। उत्तर प्रदेश से जुड़ा मामला है और 69,000 जो शिक्षक भर्ती मामला है, उसमें सुप्रीम कोर्ट में आज इस पर अहम सुनवाई होने जा रही है। तो बिल्कुल, ये थी 5 अहम हेडलाइंस, इस पर चर्चा होगी। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस और आरजेडी के हवाले से, जहां पर बिहार चुनाव के चलते अब सियासी संग्राम तेज हो रहा है और इसी में आज दिल्ली में कांग्रेस और आरजेडी की ये बड़ी बैठक है और थोड़ी ही देर में बैठक शुरू हो जाएगी, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे की अगर बात की जाए तो उनके आवास पर यह बैठक होनी है। तमाम तैयारियां बैठक को लेकर पूरी है। बिल्कुल, देखिए, बिहार इस वक्त ऐसा राज्य है 2025 में जहां पर विधानसभा के चुनाव होने हैं और इससे पहले दिल्ली में 2025 यानी इसी साल चुनाव हुए, उसका परिणाम हम सबके सामने है। लेकिन अब सबका फोकस, सबकी नज़र बिहार पर है, क्योंकि बिहार एक बड़ा राज्य है। 3 से 4 बड़े राज्यों की सूची में बिहार आता है विधानसभाओं के हिसाब से। और ऐसे में वहाँ के राजनीतिक जो समीकरण है, राजनीतिक जो नंबर्स हैं, राजनीतिक आंकड़े हैं, जो राजनीतिक मजबूती है, वो अपने आप में मायने रखती है। खास तौर पर जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, जिसमें कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी है, ऐसे में 2 बड़ी पार्टियां बड़े भाई के रूप में ही बिहार के अंदर काम करना चाहती हैं। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे कई संकेत भी दिए हैं और ये कहा है कि नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो ये संकेत है कि वहां पर एनडीए में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस भी अपनी लाज बचाने के लिए और ये जताने के लिए कि हम सबसे पुरानी पार्टी हैं पूरे देश के अंदर और ये कांग्रेस पार्टी ही है जो देश में अधिकतर समय में सत्ता में रही है, ऐसे में अपना वर्चस्व दोबारा से बनाने के लिए, अपना वर्चस्व खड़ा करने के लिए कांग्रेस को कुछ नया करने की जरूरत बिहार में हो सकती है और उसी को लेकर ये आज बैठक के तेजस्वी यादव दिल्ली पहुंचेंगे। तो बिल्कुल, यहाँ पर आपको बता दें कि ये बैठक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, जिसको लेकर फिलहाल आज सीएम के चेहरे पर फोकस किया जाएगा और साथ ही साथ एक और बात जो है वो की जाएगी, जिसमें आपको बता दें कि ये सीट शेयरिंग को लेकर है। तो बिहार चुनावों में तैयारियां जो है वो पूरी है। फिलहाल दिल्ली में आज ये बैठक है। हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप गोयल जुड़ चुके हैं। संदीप, बताइएगा, आज जो ये बैठक होने वाली है, जिसमें तमाम चर्चाएं सीएम के चेहरे, महागठबंधन को लेकर कौन सा होगा और साथ ही साथ सीट शेयरिंग को लेकर, तो क्या कुछ रहने वाला है खास आज इस बैठक में? देखिए, बिल्कुल बिहार में चुनाव होने और उससे पहले जो है बैठकों का सिलसिला अब से शुरू हो रहा है और जो है ये तय करेगा कि आखिर किसकी सरकार बनेगी और कैसे सरकार बनेगी। देखिए, इससे पहले कांग्रेस की आज जो है आरजेडी के साथ बैठक होनी है, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी मौजूद रहेंगे और इसमें कहीं ना कहीं संभावनाएं जताई जा रही है कि इस बैठक में यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि कौन से चेहरों पर जो है पार्टी दाव लगा सकती है, कौन से बड़े चेहरे होंगे जिसको कमान जो है बिहार की चुनावों की सौंपी जा सकती है और कैसे रणनीति के तहत आगे बढ़ा जा सकता है। और ये भी तय करना होगा पार्टी को समय रहते कि आखिर कौन कौन सी सीटें जो है महत्वपूर्ण होंगी और उन पर कौन सी पार्टियों के उम्मीदवार मैदान में उतारे जाएंगे, क्योंकि अगर कांग्रेस इस बार जो है
अधिक जो है टिकट मांगती है, अगर सीटें ज्यादा मांगती हैं तो फिर किसके लिए जो है ज्यादा फायदा रह सकता है। हालांकि अभी ये कह पाना बहुत मुश्किल होगा कि कितनी सीटें कांग्रेस को और कितनी सीटें आरजेडी जो है बिहार में सीटें चाहती हैं। लेकिन आज की बैठक बहुत महत्वपूर्ण है और मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ जो है तेजस्वी यादव इस बैठक में मौजूद होंगे। हालांकि तेजस्वी यादव दिल्ली पहुंच चुके हैं और 11 बजे का समय जो है रखा गया था बैठक का। अब से कुछ ही देर बाद ये बैठक शुरू होगी और ये तय किया जाएगा कि कैसे बिहार का चुनाव फिर से कांग्रेस और आरजेडी लड़कर सत्ता हासिल कर सके। लेकिन संदीप, चेहरे पर बातचीत करना ये हलचल पैदा करता है बिहार में कि इंडिया गठबंधन में वो अभी सहमति नहीं है, एक जो आम सहमति है जिसे जनरल सहमति कहा जा सकता है, क्योंकि पिछले चुनाव महागठबंधन ने तेजस्वी यादव के चेहरे पर लड़े थे, उनके बाद उनको डिप्टी सीएम भी बनाया था। लेकिन यहां पर अगर चुनाव चेहरे पर हलचल है, चेहरे पर बातचीत हो सकती है, तो जाहिर सी बात है अभी कोई बड़ा चेहरा नहीं है, मतलब तेजस्वी यादव इस समय बड़े चेहरे नहीं है। देखिए, बिल्कुल अभी ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि कौन कौन से बड़े चेहरों पर पार्टी दाव लगा सकते हैं। हालांकि ये जरूर है कि तेजस यादव जो है मुख्य चेहरा हो सकते हैं, क्योंकि हमने देखा था कि पिछली बार जब सरकार बनी उसमें तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री जो है बनाया गया था, लेकिन उसके बाद नीतीश कुमार ने जो है गठबंधन तोड़ खुद की सरकार बनाई। लेकिन उसका सीधे तौर पर यह असर हुआ कि जनता कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को जो है सपोर्ट करती हुई नजर आएगी इस बार चुनाव में, या फिर जो है पिछली बार की नाराजगी नीतीश कुमार को झेलनी पड़ेगी। लेकिन इस बार बीजेपी नीतीश कुमार के साथ है और उसी को फायदा जो है नीतीश कुमार को हो सकता है। और इसमें बीजेपी ने पिछली बार जो बजट सत्र में बिहार को कई ऐसी चीजें देने का ऐलान किया था, जिसमें मखाना बोर्ड से लेकर और भी बहुत सारे ऐसे करोड़ों के फंड बिहार को देने की बात कही गई थी। लेकिन अब चुनाव किन मुद्दों पर लड़ा जाएगा, किन चेहरों पर लड़ा जाएगा और कितनी पार्टियां जो है मैदान में होंगी और कौन कौन से पार्टी के बड़े चेहरे जो है मैदान में होंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आज की जो बैठक है वो यही तय करेगी कि क्या रणनीति के साथ कांग्रेस और आरजेडी मैदान में उतरने वाली है। संदीप, यहाँ पर आज ये बैठक दिल्ली में हो रही है, 17 को पटना में भी है, और यहाँ पर सबसे बड़ी बात सीट शेयरिंग को लेकर ही है कि 2020 में कांग्रेस 70 पर लड़ी, इस बार 60 के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या लगता है, जब तक चुनाव आएंगी ये सीट शेयरिंग कांग्रेस का एक बड़ा मुद्दा बन सकता है? देखिए, इस समय कांग्रेस के लिए सीटें अधिक ले पाना बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि कांग्रेस लगातार अपने राज्यों को खोती हुई नजर आ रही है और हार लगातार हर राज्यों में मिल रही है। ऐसे में जो स्थानीय पार्टी हैं, चाहे हो, उसको सीट ज्यादा देकर कांग्रेस जो है सत्ता या कहें कि गठबंधन के रास्ते बिहार में फिर से जो है स्थापित हो सकती है, या कहें कि अपना वर्चस्व लौटा सकती है। लेकिन ये कह पाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि मुकाबला इस बार बहुत कठिन होगा, क्योंकि नीतीश कुमार सरकार में है और उसके साथ साथ बीजेपी उनको जो है समर्थन दे रही है, साथ खड़े है। तो ऐसे में अब आरजेडी वर्सेस जो है कांग्रेस अगर साथ होती है तो कितना सहमत हो पाना, जनता को साथ ला पाना, ये भी एक आरजेडी के लिए कठिन होगा, क्योंकि कांग्रेस उसके साथ है और कांग्रेस लगातार अपने संगठन को मजबूत ना कर पाना या अन्य चीजों को लेकर जो है घिरे हुई है। तो ऐसे में मुद्दे जो है साथ लेकर चलना और कौन कौन से मुद्दों पर बिहार का चुनाव होगा ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, और चेहरे कौन कौन होंगे ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका संदीप। आप इस बैठक पर नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि बैठक जब होगी उसके बाद बैठक में क्या फैसला लिया गया, चेहरे पर सहमति बनी या नहीं बनी, या इस पर चर्चा हुई या नहीं हुई, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है राजस्थान से, जहां पर एक पूर्व मंत्री के घर पर ईडी का छापा पड़ा है। ये बड़ी खबर इस वक्त राजस्थान से, जयपुर में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। चिट फंड घोटाले के मामले में ये छापेमारी चल रही है, और ये कम नहीं, 1-2 करोड़ नहीं बल्कि 50,000 करोड़ रुपए के निवेश से जुड़ा मामला है, जिसमें अब ईडी की छापेमारी चल रही है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको बता दें, फिलहाल यहाँ पर कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के घर ईडी का छापा जो है वो पड़ा है। फिलहाल यहाँ पर काफी ज्यादा बड़ा, यानी कि 50,000 करोड़ रुपए का निवेश जो है उससे ये मामला जुड़ा है। फिलहाल जयपुर का जो उनका घर है वहां पर ये छापेमारी की गई है। चिटफंड मामले में दस्तावेज जो है वो खंगाले जा रहे हैं, और ये इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर राजस्थान के पूर्व मंत्री के घर ईडी का छापा पड़ा है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि चिट फंड घोटाले के मामले में 50,000 करोड़ रुपए का निवेश है, और इस वक्त लगातार ईडी वहां पर आवास पर है और छापेमारी कर रही है, दस्तावेज खंगाल रही है। बिल्कुल, देखिए, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी है, ये पूरा मामला चिटफंड घोटाले से जुड़ा हुआ है। ये मामला करीब 50,000 करोड़ का निवेश से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, जिसमें प्रताप सिंह खाचरियावास की भूमिका होने की
बात भी की जा रही है। इस मामले में ईडी ने उन्हें पहले भी समन भेजा था, लेकिन वो नहीं पहुंचे थे। तो फिलहाल ईडी की टीम ने सुबह करीब 7 बजे आज ये जयपुर के सिविल लाइंस इलाके में उनके घर पे कार्रवाई शुरू की है, जो जारी है, लगातार चल रही है। और ये पिछली अशोक गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे, यानी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। और इस छापेमारी की खबर फैलते ही पूरे इलाके में वहां पर हड़कंप भी है, क्योंकि ये छोटा मामला नहीं, बहुत बड़ा मामला है। 50,000 करोड़ से जुड़ा हुआ मामला है। तो यहाँ पर बिल्कुल आपको बता दें कि खाचरियावास ने ये भी कहा है कि उनके खिलाफ की जा रही ईडी की कार्रवाई पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है, और ये भी कहा कि यहाँ पर ये घर उनका नहीं बल्कि उनके भाई भैरव सिंह शेखावत का है। और फिलहाल यहाँ पर लेकिन चिटफंड घोटाले में छापेमारी चल रही है। डॉक्टर इस्माइल फोन लाइन पर संवाददाता जयपुर से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर इस्माइल, क्या जानकारी अभी तक मिल पा रही है और किस तरह के आरोप इन पर लगे हुए हैं? शीतल, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि एक कांग्रेस के दिग्गज नेता है राजस्थान के अंदर में प्रताप सिंह खाचरियावास, और इनकी आवाज हमेशा ऊंची रही है। कांग्रेस को काफी कुछ जयपुर के अंदर काफी कुछ इनको फायदा भी पहुंचाया है। साथ में इस वक्त में जिस तरीके से ईडी की छापेमारी हुई है सुबह 7 बजे, और ये बताया गया कि 50,000 करोड़ का निवेश का मामला है, तो ये मामला एक जिस तरीके से खाचरियावास ने कहा कि ये कुछ सरकार जो है भ्रष्टाचार में लिप्त है और सिर्फ दूसरों की आवाज दबाने के लिए ये काम किए जाते हैं, ताकि दूसरों की आवाज हो नहीं सके। संविधान, उन्होंने ये भी कह दिया है कि संविधान के तहत आप कार्रवाई करिए, उन्हें कोई ऐतराज नहीं है। क्योंकि पहले भी ये जो प्रताप सिंह खाचरियावास है, पहले ये परिवहन मंत्री रहे, परिवहन मंत्री के बाद में अशोक गहलोत की सरकार में इन्हें खाद्य आपूर्ति मंत्री भी बनाया गया। जिसके पहले जब परिवहन मंत्री थे तब भी इन पर आरोप लगे थे काफी इस चीज को लेकर के कि इन्होंने परिवहन विभाग के अंदर काफी घोटाले किए हैं, काफी जो नुकसान पहुंचा है। वहां पर आरटीओ में काफी भ्रष्टाचार फैला, तो इसलिए फिर उनको हटा करके खाद्य आपूर्ति मंत्री के ऊपर इनको बनाया गया था। साथ इस वक्त में जिस तरीके से इनके ऊपर छापेमारी की गई घर पर, और ये घर जो है इनके पिता लक्ष्मण सिंह शेखावत यानी भैरव सिंह शेखावत के छोटे भाई हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति जो भारत के रह चुके हैं, उनके छोटे भाई लक्ष्मण सिंह शेखावत के ये बेटे हैं प्रताप सिंह खाचरियावास, और ये मकान उनका, हालांकि इनका भी कोई ऐसा सामने नहीं आया। और अब वहां पर हजारों की तादाद में कांग्रेस के कार्यकर्ता, क्योंकि प्रताप सिंह खाचरियावास एक हर किसी के दिल में रहने वाले नेता हैं और अच्छे वक्ता भी है, साथ में काम भी करते हैं लोगों के। तो लोग वहां पर बड़ी तादाद में सिविल लाइन इलाके के अंदर जहां मकान है इनका, वहां पर इकट्ठे हो चुके हैं, वहां पर नारेबाजी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर इस्माइल ये भी कहा जा रहा है कि जब ये ईडी की तरफ से कार्रवाई की गई, ना तो पहले कोई नोटिस दिया गया, उसके बाद उन्होंने ये कहा कि हम सहयोग करेंगे, लेकिन ये राजनीतिक एंगल से मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। तो उसमें क्या कुछ निकल कर आया, क्योंकि बिना नोटिस के ईडी कार्रवाई और छापेमारी करने पहुंची है वहां पर? हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है कि जिस तरीके से उन्होंने आरोप लगाया है कि आप संबंध नहीं मिला। इससे पहले भी ईडी का मामला जो है, महेश जोशी जो जल आपूर्ति मंत्री रहे, उनके ऊपर भी 18,000 करोड़ रुपए के घोटाले का मामला किया था, और उनके घर पर भी ईडी का छापा मारा गया था, और उसका आज तक का कोई ऐसा सामने नहीं आया तथ्य कि जिससे कि वो दोषी पाए हों या 18,000 करोड़ का घोटाला कोई सामने आया हो। तो ये सिर्फ एक राजनीति पहलू ही है, जिसकी वजह से बीजेपी जो है इस वक्त जो डरी हुई है, खासतौर से कांग्रेस में। तो ये एक चेहरा है कांग्रेस का, मुख्य चेहरों में से एक चेहरा है प्रताप सिंह खाचरियावास। तो यहाँ की जो सरकार है, जब भी कोई थोड़ा बहुत गलत कदम उठाती है तो फौरन प्रताप सिंह अपनी प्रतिक्रिया वहां पर भेज देते हैं। तो इस वजह से यहाँ की सरकार भी डरी हुई है, और ये जाहिर हो चुका है जिस तरीके से कई जगह पर छापेमारी पहले कर चुकी ईडी। अभी पिछले दिनों भी एक और पार्टी के ऊपर छापेमारी की गई, लेकिन वहां पर उनको कुछ नहीं मिला। तो ये एक तरीके से ये मान के चलिए कि जिस तरीके से प्रताप सिंह खाचरियावास कह रहे हैं कि ये लोगों की आवाज को दबाने का काम है, ईडी की डर की वजह से लोगों की आवाज दबे और लोग आवाज को जो नहीं उठा सके। हाँ, ये जरूर है, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से कानून इजाजत देता है हम उसको पूरा सहयोग कर रहे हैं और करेंगे, उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
तो मगर बिना अगर बगैर कानून के या बगैर इतला के होगा तो उसका तो जाहिर सी बात है यही मामला सामने आएगा कि एक राजनीति की जा रही है और उसके ऊपर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है ताकि वो अपनी पार्टी के अंदर लोगों की जो आवाज बनकर खड़े होते हैं, लेकिन वो डॉक्टर आवाज इस्माइल, बनकर खड़े कुछ होने तो से बच तर्क सके और लोग जी, कुछ तो तर्क, कुछ तो आधार ईडी की तरफ से भी दिए गए होंगे जिस आधार पर उन्होंने छापेमारी की है। क्या ईडी की तरफ से कोई इस तरह की रिपोर्ट सामने आई है, क्योंकि बार बार समन दिया जा रहा था? क्योंकि कार्यवाही की है, उन्होंने यही कहा कि हमने इनको सम्मन भेजा था लेकिन उन्होंने वहां पहुंचे नहीं, इसलिए हम खुद यहाँ पर आए और चिट फंड के मामले में इनको किया जा रहा है। तो अब ये तो पूरा सर्च करने के बाद ही इनका खुलासा हो पाएगा कि कितना कारगर होता है या ईडी सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा बनकर के रह जाता है या ये खुलकर के सामने लेकर के आती है कोई मामला। ठीक है डॉक्टर इस्माइल, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो यहाँ पर ये बड़ी कार्रवाई ईडी के द्वारा की गई है। आगे बढ़ेंगे जहां पर आपको बता दें कि मान सरकार का बड़ा तोहफा संगरूर के लोगों को मिला है और यहाँ पर आपको बता दें कि मान सरकार का संगरूर वासियों को ये तोहफा, और वो तोहफा ये है कि आज संगरूर में 2 और प्रोजेक्टों की शुरुआत की जाएगी। इसमें गांव छाजली में स्कूल ऑफ एमिनेंस का उद्घाटन किया जाएगा। सीएम भगवत मान इसका खुद उद्घाटन करेंगे और कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा भी इस दौरान वहां पर मौजूद रहेंगे। शिक्षा क्रांति के तहत पंजाब में शिक्षा के स्तर को ऊंचा किया जा रहा है और इसी को लेकर इस शिक्षा क्रांति के अंतर्गत, शिक्षा में बदलाव करने के अंतर्गत ही ये कदम उठाया जा रहा है। ये संगरूर के गांव छाजली में स्कूल ऑफ एमिनेंस का मुख्यमंत्री भगवत मान उद्घाटन करेंगे और इससे लोगों को फायदा भी होगा। मुख्यमंत्री मान डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग का भी संगरूर में उद्घाटन करने वाले हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको बता दें कि सीएम भगवंत मान की तरफ से ये बड़ा तोहफा जो है वहाँ के लोगों के लिए है, जहाँ पर आज कैबिनेट मंत्री हरपाल चीमा भी मौजूद उनके साथ रहने वाले हैं। और शिक्षा के हवाले से अगर बात की जाए तो लगातार मान सरकार काम कर रही है। नशा हो उसे किस तरीके से रोका जाए पंजाब में, उसके लिए भी काम किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर स्कूल ऑफ एमिनेंस का उद्घाटन जो है आज मान सरकार करेगी और इसी में मुख्यमंत्री मान डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग यानी कि DIET का भी संगरूर में उद्घाटन करने जा रहे हैं। तो यानी कि ये दोनों प्रोजेक्ट्स की अगर बात की जाए तो दोनों प्रोजेक्ट से एजुकेशन के हवाले से है, यानी शिक्षा के हवाले से है और किस तरीके से जागरूकता दूर दराज, आप देखिए कि गांव में ये शुरू किया गया है और गांव छाजली में ये स्कूल ऑफ एमिनेंस बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी पहल है मान सरकार की तरफ से कि संगरूर वासियों को ये तोहफा है और तोहफा 2 बड़े प्रोजेक्ट्स का, जिसमें स्कूल ऑफ एमिनेंस शामिल है और डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग शामिल है। फिलहाल नवदीप छाबड़ा जी ब्यूरो चीफ पंजाब से हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हुए हैं। नवदीप, क्या जानकारी है, क्योंकि आज 2 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो मुख्यमंत्री मान की तरफ से लोगों को समर्पित किए जाएंगे। कुल मिलाकर जो शिक्षा क्रांति की बात दिल्ली से उठी थी वो पंजाब में भी लागू है, उस मॉडल को अपनाया जा रहा है। तो किस तरह के ये कदम है और इससे कितना फायदा लोगों को मिलने वाला है? देखिए शीतल, बिल्कुल पूरे पंजाब के अंदर करीब 2000 कार्यक्रम जो है पंजाब सरकार की तरफ से रखे गए हैं और सैकड़ों कार्यक्रम अभी तक हो चुके हैं। तो मुख्यमंत्री आज 2 कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। पहला गांव छाजली के अंदर स्कूल ऑफ एमिनेंस का उद्घाटन, उसके बाद संगरूर के अंदर जिससे किससे DIET का जो है वो भी उद्घाटन आज मुख्यमंत्री करेंगे। तो सीधे सीधा ये सरकार की नीति साफ है कि शिक्षा पर जो उन्होंने वादा पंजाब के आम लोगों से किया था उस पर सरकार गंभीरता से काम कर रही है और उसको लगातार काम करने के बाद वो जो प्रोजेक्ट है वो आम सबको समर्पित किए जा रहे हैं। तो इसका सीधा सीधा उदाहरण है कि पिछले 15 से 20 दिनों में शीतल कई सैकड़ों प्रोग्राम जो है वो पंजाब के अंदर हो चुके हैं। तो इसके अलावा मुख्यमंत्री तो आज 2 कार्यक्रम शीतल कर ही रहे हैं, लेकिन पंजाब के 10 बड़े मंत्री, जिसपे अगर मैं बात करूँ सिलसिलेवार तरीके से जितने बड़े मंत्री हैं उनकी भी एक जो लिस्ट है वो पंजाब सरकार की तरफ से आज जो है वो शीतल जारी कर दी गई है। और अगर मैं आपको बताऊं तो जो पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस है वो आनंदपुर साहिब में एक स्कूल का उद्घाटन कर रहे हैं। इसके अलावा कुलदीप सिंह धालीवाल अजनाला में, लालचंद कटारू तक जो है वो होशियारपुर के भुआ गांव में, लालजीत भुल्लर पट्टी में, इसके अलावा हरभजन सिंह ETO जंडियाला गुरु उनका अपना एरिया पड़ता है, महेंद्र भगत जो जलंधर से हैं वो भी बाबा खेल स्कूल का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा वरिंदर कुमार गोयल वो भी आज कई स्कूलों का उद्घाटन करें, हरदीप सिंह मुंडा और डॉक्टर बलजीत कौर। तो आप समझ सकते हैं कि आज 12 मंत्री पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ खुद
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा मौजूद रहेंगे। उसके अलावा 10 और मंत्री, 12 मंत्री आज ग्राउंड पर उतरेंगे और तमाम जितने स्कूल पिछले कई दिनों से जिन पर लाखों करोड़ रुपए खर्च आए, तो वो तमाम काम अब पूरा होने के बाद अब ये नए स्कूल जो हैं, या आप कह सकते हैं जो एडिशनल बिल्डिंग बनाई गई है स्कूलों के अंदर, उनका आज लोकार्पण, उनका उद्घाटन किया जा रहा है। तो पंजाब के अंदर शिक्षा क्रांति एक बड़े स्तर पर सरकार उस पर काम कर रही है और लगातार वो स्कूल जो है, वो नए नए जो प्रोजेक्ट है, वो भी आम जनता और बच्चों को समर्पित जो है शीतल लगातार किए जा रहे हैं। नवदीप, यहाँ पर एक सवाल ये है कि जिस तरीके से मान सरकार ने बीते कुछ दिनों में लगातार पहले नशा तस्करी के खिलाफ, नशे के खिलाफ अभियान चलाया, उसके बाद एकदम से कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए अपराध के खिलाफ अभियान चलाया, अब शिक्षा के तहत भी मान सरकार काम कर रही है, तो क्या लगता है ओवरऑल अगर इन योजनाओं की, प्रोजेक्ट्स की बात की जाए या अभियानों की बात की जाए, इमेज तो कहीं ना कहीं चेंज होगी और कॉन्सेप्ट जो माइंड में है मान सरकार का, वो आने वाले वक्त में और अच्छा होगा और उनके लिए ही फायदेमंद साबित होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए रूपाली, बिल्कुल पंजाब के अंदर देखिए जो नए स्कूल बन रहे हैं उनका स्टैंडर्ड निजी स्कूलों से भी कहीं ना कहीं ज्यादा। स्कूल ऑफ एमिनेंस एक उदाहरण है पंजाब के अंदर बड़े तरीके से कि कैसे सरकारी स्कूलों के अंदर भी एक अच्छी और क्वालिटी एजुकेशन दी जा सकती है। और अब देखिए रूपाली, पिछले कई जो महीनों के दौरान में देखा लगातार अलग अलग स्कूलों के जो सरकारी स्कूल के अध्यापक थे, उनका बैच जो था या तो सिंगापुर भेजा गया, फिनलैंड भेजा गया उनको ट्रेनिंग के लिए। तो ये भी पंजाब के अंदर पहली बार है दिल्ली के बाद कि कई सरकारी स्कूलों के जो अध्यापक हैं उनको ट्रेनिंग के लिए विदेशों में भेजा जा रहा है। तो ये इससे क्वालिटी एजुकेशन पंजाब के अंदर बढ़ा है। पंजाब के अंदर स्कूलों के अंदर जो एनरोलमेंट है बच्चों की, उस पर बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है और पहली बार ऐसा हुआ कि सरकारी स्कूलों के अंदर एडमिशन लेने के लिए बच्चों की लाइनें लग रही हैं और वो सिफारिशें डलवा रहे हैं कि हमें एडमिशन सरकारी स्कूलों में दीजिए। तो जाहिर सी बात है कि पहले प्रोजेक्ट में 117 स्कूल ऑफ एमिनेंस पंजाब के अंदर बनने थे और अब उनका लोकार्पण शुरू हो चुका है। लेकिन जितने बाकी स्कूल हैं उनके अंदर बुनियादी सुविधाओं को देने के लिए 2000 स्कूलों का कायाकल्प पूरे पंजाब के अंदर किया गया है। तो जाहिर सी बात है उस पर लगातार काम भी हो रहा है और वो स्कूल जो है वो जनता और बच्चों को समर्पित लगातार किए जा रहे हैं। उससे आने वाले समय के अंदर शिक्षा क्षेत्र में बहुत बड़ा फायदा पंजाब के बच्चों को, पंजाब के विद्यार्थियों को सरकारी स्तर पर मिलेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नवदीप, ये जानकारी के लिए। नवदीप हमारे साथ जुड़े हुए थे। एक और बड़ी खबर है, पंजाब में शिक्षा क्रांति का दौर चल रहा है। यानी जो हमने बात की, आज पंजाब के कैबिनेट मंत्री स्कूलों का उद्घाटन करेंगे और सरकारी स्कूलों को बेहतरीन बनाना आम आदमी पार्टी की सरकार का लक्ष्य हो चुका है। हल्का आनंदपुर साहिब में मंत्री हरजोत बैंस सरकारी स्कूलों का उद्घाटन करेंगे और मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल अजनाला के सरकारी स्कूलों में निर्माण कार्यों का उद्घाटन करेंगे। मंत्री लालचंद कटारुच करेंगे भुआ में सरकारी स्कूलों का उद्घाटन। तो कुल मिलाकर जब हमने पहले भी बात की, वहां के ब्यूरो चीफ भी हमारे साथ जुड़े हुए थे जिन्होंने कहा कि सरकार की प्रतिबद्धता, सरकार की प्राथमिकता शिक्षा को बढ़ावा देना है। शिक्षा एक बुनियादी ढांचा है। जितने लोग, जितने बच्चे, जितने युवा शिक्षित होंगे, उतना प्रदेश के हर एक ढांचे को, हर एक सिस्टम को, हर एक तंत्र को मजबूती मिलेगी। और यही वजह है कि आज अगर शिक्षा को बेहतर बनाया जाए तो आने वाले भविष्य के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए ये प्लेटफॉर्म उन्हें आज से दिया जाए तो मजबूती होना यहाँ पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा ये आने वाले समय में आम बात होगी। इसका सीधा फायदा लोगों को होगा। बिल्कुल, यहाँ पर शिक्षा क्रांति की बात की जा रही है और एग्जाम्पल सामने है जहाँ पर आज मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर हल्का पट्टी में सरकारी स्कूलों का उद्घाटन करेंगे। फिर शिक्षा क्रांति के तहत मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ करेंगे और जंडियाल गुरु के स्कूलों का उद्घाटन करेंगे। यहाँ पर मंत्री मोहिंदर भगत गवर्नमेंट हाई स्कूल बावे खेल का उद्घाटन करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, एक के बाद एक कई ऐसे स्कूल हैं जिनका आज उद्घाटन हो रहा है और साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पंजाब में क्रांति जो है वो शिक्षा को लेकर आ रही है और ये एक बड़ी पहल है मान सरकार की तरफ से जिस पर काम किया जा रहा है। तो फिलहाल यहाँ पर आपको बता दें कि कई ऐसी प्रोजेक्ट्स हैं जिनका आज उद्घाटन किया जाएगा और सभी शिक्षा के हवाले से है। और पंजाब में ये क्रांति, जो शिक्षा की क्रांति है, उसका दौर चल रहा है और साफ तौर पर देखा भी जा सकता है। आगे बढ़ेंगे जहां पर संबल के हवाले से बात करेंगे और आपको बता दें, संबल में इस वक्त संबल हिंसा को लेकर अब न्यायिक जांच जो है वो तेज हो गई है। इसमें लखनऊ में न्यायिक जांच आयोग के समक्ष पेश होंगे सपा सांसद जिया उर रहमान बर्क। सपा सांसद बर्क कल अपना बयान भी दर्ज कराएंगे, लेकिन
कुल मिलाकर सपा सांसद वर्ग जो हैं वो विवादों में है, हर एक तरफ से वो विवादों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। और चाहे वो बिना नक्शे के घर बनाना हो या फिर बाकी अन्य चीजें हों, उसमें कहीं ना कहीं सपा के जो सांसद हैं वो नजर आ रहे हैं। फिलहाल हिंसा मामले में सांसद वर्ग और सुहेल कराएंगे अपना बयान दर्ज। ऑनलाइन मीडिया कर्मी भी कलेक्ट्रेट में अपना बयान दर्ज कराएंगे और हिंसा मामले में बर्क और सुहेल नामजद आरोपी हैं, विद नेम वहां पर उनका रिकॉर्ड में है। और ऐसे में अब वो दोनों जो हैं वो कहीं ना कहीं मुख्य आरोपी के रूप में उन्हें देखा जा रहा है। अब जब पूछताछ होगी तो पूछताछ के बाद क्या उन पर एक्शन लिया जाएगा, क्या संभल के पीछे की जो कहानी है, जो संभल में हिंसा हुई थी, क्या उसमें हिंसा हुई थी, क्या इन्हीं के कहने पे हुई थी या कुछ अन्य मामला था। हमारे साथ हमारे संवाददाता विजेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं। विजेंद्र, संभल को लेकर अगर बात की जाए, फिर जिया उर रहमान बर्क आज अपनी बात रखेंगे न्यायिक जांच में सामने। तो यहाँ पर एलिगेशन जो लगा था कि हिंसा को भड़काने की कोशिश की गई, पथराव के लिए लोगों को जो है कहा गया, उसके बाद आज क्या लगता है कि कितनी और मुश्किलें बढ़ेंगी? क्योंकि डे बाय डे देख रहे हैं कि जांच जितनी आगे बढ़ रही है, बर्क की जितनी टेंशन है वो और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखिए, इस तरह मैं आपको बता दूं, 24 नवंबर 2024 को जिस तरह से संभल में हिंसा हुई और हिंसा जो प्रशासन एक्शन मोड पर है। देखिए, मैं आपको बता दूं, 82 से अधिक लोगों को जेल भेजा जा चुका है, 2750 लोगों पर FIR है और 100 से अधिक लोगों को आइडेंटिफाई किया है, इनाम घोषित किया है, जगह जगह पोस्टर लगाए गए। अब इसी क्रम में अगर जो सपा सांसद संभल के जिया उर रहमान बर्क, अगर उनकी बात करें तो वो बिल्कुल उसमें हिंसा में आरोपी है। और जो यहाँ से सदर विधायक नवाब इकबाल, उनके बेटे सोहेल इकबाल भी इसमें आरोपी बनाए गए। अगर उनके कार्रवाई की बात करें तो उनके खिलाफ मैं आपको बता दूं, SIT ने अभी नकाता कोतवाली में उनसे पूछताछ की थी जिया उर रहमान बर्क से। अब इसके बाद उनको जो है जो 3 सदस्यीय टीम है न्यायिक जांच आयोग की, उन्हें लखनऊ बुलाया गया है। इससे पहले जो जनपद संभल के SP थे कृष्ण कुमार बिश्नोई, वो अभी 2 दिन पहले गए थे, उनके बयान दर्ज हुए थे। अब सोहेल इकबाल और जिया उर रहमान बर्क जो सांसद है उनको बुलाया गया। कल उनके न्यायिक जांच टीम के आयोग के समक्ष उनका सामना होगा और उनसे जो है बयान उनके दर्ज होंगे। अब देखना होगा इसके बाद उन पर क्या और एक्शन होता है या उनको कुछ राहत मिलेगी, लेकिन लगता नहीं। आपको बता दी जिस तरह से एक्शन मोड पर है, चाहे उनके आवास का मामला हो, बिजली का मामला हो या फिर उनके पिता मबलूक उर रहमान पर बिजली विभाग को धमकाने का मामला हो, लगातार उनकी जो मुश्किलें हैं लगातार सांसद की बढ़ती जा रही हैं। लेकिन कल जरूर उनके बयान दर्ज होने आयोग में। मैं आपको बता दूं, मीडिया कर्मियों के भी बयान दर्ज होंगे और ये बयान कलेक्ट्रेट से ऑनलाइन दर्ज होंगे। लेकिन सोहेल इकबाल और जो सपा सांसद है उनको लखनऊ जाना होगा जांच आयोग के सामने। जी विजेंद्र, आपने शुरुआत में कहा कि 80 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है इस मामले में, जो जुड़े मामले में लोग थे जिन्होंने हिंसा में अपनी भागीदारी निभाई थी और उसमें जुड़े हुए थे। लेकिन जो मुख्य आरोपी हैं, नामजद आरोपी हैं, क्या उन पर भी बड़ी कार्रवाई हो सकती है? क्या उन पर भी गाज गिर सकती है? ये संभव माना जा सकता है? देखिए, बिल्कुल शीतल, जिस तरह से मैं आपको बता दूं, जिस तरह से संभल में कार्रवाई हो रही है और संभल की तस्वीरों को प्रदेश जिले के साथ साथ पूरे भारत में देखा, आगजनी, 4 लोगों की मौत हुई, 3 दर्जन से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए। तो अगर कार्रवाई की बात करें तो जिस तरह से आपने देखा, तमाम विपक्ष ने निशाना सरकार पर साधा और तमाम तरह के आरोप प्रशासन पर लगाए। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ विधानसभा में कह चुके हैं कि किसी पत्थरबाज या किसी कार्रवाई तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा जिसने भी इसमें घटना में कार्य की है। तो निश्चित तौर पर कार्रवाई बड़ी हो रही है और लगातार कार्रवाई होगी। इसमें जो बाहरी विदेशी असला थे, विदेशी कारतूस थे, वो अभी बाकी है, उस पर भी जांच चल रही है। कई टीमें इसमें कार्रवाई कर रही है, लगातार कार्रवाई हो रही है और जो बड़े नाम है उन पर भी निश्चित तौर पर बड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन अब क्या यहाँ पर विजेंद्र, अगर बात की जाए संभल हिंसा मामले को लेकर, तो यहाँ पर लगातार बयान जो है वो दर्ज करवा दिए जाएंगे और यहाँ पर जिस तरीके से पहले चीजों को लेकर क्लैरिफिकेशन सामने आई है, अगर उसको लेकर चीजें अलग होंगी जो आज के बयान देखे जाएंगे, अगर क्योंकि यहाँ पर जिया उर रहमान बर्क की बात की जाए, लगातार खुद को बचाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं, याचिका जो है वो दर्ज करवा रहे थे जो खारिज कर दी गई। आज यहाँ पर कितना ज्यादा क्लियर कट हो जाएगा कि जिस तरीके से उन्होंने हिंसा को भड़काया उसमें उनका बहुत बड़ा रोल था और सबसे बड़े आरोपी वो है इसके? देखिए, मैं आपको बता दूं, इस बात को कोई और नहीं कह रहा। जो शाही जामा मस्जिद के सदर थे जफर अली,
जब उनका सामना एसआईटी टीम से हुआ और एसआईटी ने उनसे पूछताछ की है, तो ये जो दावा है कोर्ट में, जो शासकीय अधिवक्ता है उन्होंने कहा है, उन्होंने दावा किया है कि एसआईटी टीम को जफर अली ने बताया था कि हिंसा बेंगलोर से व्हाट्सएप कॉल की गई और बेंगलोर से लोगों को इकट्ठा करने की बात हुई, और आपको बता दें कि हिंसा भड़काने में उनका अहम रोल, उन्हीं का नाम बताया जफर अली ने। तो ऐसे में लोगों से कहा गया कि आप एकत्र होइए और ये हमारी मस्जिद है और इंशाअल्लाह मस्जिद रहेगी, तो ऐसा दावा शासकीय अधिवक्ता द्वारा न्यायालय में किया गया। तो इस तरह से पुष्टि हुई है, तो कहीं लगता नहीं कि इसमें कोई बचने के चांस है, और जो मुश्किलें हैं सपा सांसद की वो और बढ़ने वाली हैं, लगता नहीं इसमें कोई राहत मिलेगी। और भी इनके दायरे में या इनके आसपास में लोगों पर भी क्या गाज गिर सकती है? क्या और भी लोग इसमें सामने निकल कर आ सकते हैं? देखिए बिल्कुल, इसमें जो है शीतल लगातार जिस तरह से जांच चल रही है, कार्रवाई चल रही है, मैं आपको बता दूं त्योहारों का एक बहुत बड़ा प्रेशर अधिकारियों पर था, तो अधिकारी उसमें थोड़े व्यस्त रहे, चाहे वो ईद हो, चाहे वो कांवड़ यात्रा हो, चाहे वो होली हो। अब ये सारे त्योहार बीत गए, अब जो कार्रवाई है वो एक्शन मोड पर तो चली रही है, लेकिन कार्रवाई में तेजी आएगी। अगर आपको बता दें आसपास के जो लोग हैं, मैं आपको बता दूं कि सांसद के बयान दर्ज होने के बाद जो आसपास के लोग हैं और जिन पर शक है, हालांकि सबको आइडेंटिफाई कर लिया गया है, लेकिन एफआईआर बहुत बड़ी है। कई अधिकारियों ने एफआईआर कराई थी, 2750 लोगों पर एफआईआर है, जहां 2500 से अधिक लोगों पर एफआईआर हो, तो बिल्कुल प्रशासन के लिए चुनौती तो है, लेकिन कार्रवाई में तेजी आएगी और निश्चित तौर पर लोगों की डिटेल खंगालने के बाद और जो आसपास के लोग हैं निश्चित तौर पर उन पर भी कार्रवाई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका विजेंद्र, इस जानकारी के लिए। विजेंद्र हमारे साथ बने हुए थे। फिलहाल संभल में जो हिंसा हुई थी उसको लेकर सरकार एक्शन मोड में है, कार्रवाई चल रही है, और कल जो वहां के सांसद हैं जिन्हें मुख्य आरोपी के तौर पर देखा जा रहा है, उनकी पेशी होगी और वो अपना बयान भी दर्ज कराएंगे। वहीं उत्तर प्रदेश से जुड़ी एक और बड़ी खबर है, जहां पर 69,000 शिक्षक का भर्ती मामले में आज सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट में ये मामले की सुनवाई होगी। ये बहुत गंभीर मामला है उत्तर प्रदेश का। 5 साल से यूपी में स्टूडेंट्स जो है वो आंदोलन कर रहे हैं, जो इसमें अभ्यर्थी हैं जिन्होंने इसमें अप्लाई किया है। स्टूडेंट्स ने बोला है कि अपना संघर्ष बेकार नहीं जाने देंगे, बरकरार रखेंगे जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको बता दें, फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई होने वाली है, जहां पर 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में आज इसी को लेकर सुनवाई होनी है। फिलहाल अभ्यर्थी 5 साल से आंदोलन कर रहे हैं और आपको बता दें कि यूपी सरकार ने भी उनकी बात नहीं सुनी। ये सभी अभ्यर्थियों के द्वारा कहा जा रहा है, क्योंकि 5 साल एक लंबा समय है किसी चीज़ को लेकर आंदोलन करना, और इसमें स्टूडेंट्स जो है लगातार कर रहे हैं। लेकिन आंदोलन में उन्होंने ये भी कहा कि हम अपना संघर्ष बेकार नहीं जाने देंगे। और यहाँ पर सुनवाई उन्होंने आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में 1 सप्ताह पहले यानी कि 8 अप्रैल को इस मामले में सुनवाई होनी थी, लेकिन नहीं हो सकी। और अब यहाँ पर आपको बता दें कि कोर्ट में सुनवाई इसके लिए होगी, जहाँ 5 साल से बच्चे अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं। इसमें सीनियर एडवोकेट के अनुसार 15 अप्रैल की अगली तारीख नियत की गई थी। उस समय जब सुनवाई नहीं हुई थी पिछली तारीख को, यानी आज के लिए, और आज इसमें सुनवाई होने जा रही है। यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला जो है वो लंबे समय से अधर में लटकता हुआ नजर आ रहा है। पहली सुनवाई सितंबर 2024 में इस पूरे मामले पर हुई थी। उसमें आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी लगातार देरी से नाराज हैं। जो आरक्षित हैं, जो रिजर्व्ड हैं, उन्होंने कहा कि इसमें अब सरकार ने कोई ठोस पहल नहीं की है। सरकार इसमें ठंडे बस्ते में मामले को रख रही है, जिससे हमारा करियर जो है वो बीच में लटकने लगा है और कोर्ट में बार बार अगली तारीख मिल रही है। जो रीति रिवाज इस देश में रहा है, कोर्ट में जब तारीख पर तारीख होती है, तारीख पर तारीख ही होती है, तो इंसाफ मिलने में देरी होती है। लेकिन यहाँ पर बच्चों का करियर जिस तरीके से लटक रहा है, ये भी बहुत बड़ी बात है। और बच्चे 5 साल से आंदोलन कर रहे हैं, 5 साल का वक्त कम नहीं है, और अब सुनवाई होनी है। तो पहले सुनवाई टल गई और अब आज की तारीख है। अब इस तारीख पर क्या कुछ निकलेगा ये भी अभी तक पता नहीं है, जब तक सुनवाई नहीं होगी। लेकिन बच्चे कहीं ना कहीं इस चीज़ से काफ़ी परेशान हैं। उनके द्वारा यही कहा जा रहा है कि हमारा करियर बीच में लटका दिया गया है, और यहाँ पर हमारे जो संघर्ष है वो हम खत्म नहीं करेंगे। हम अपने लिए लड़ते रहेंगे, अपने हित के लिए लड़ते रहेंगे। और ये जो 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला है, इसमें सड़कों पर ये अभ्यर्थी उतरे, आंदोलन किया, प्रदर्शन किया, विरोध किया, लेकिन उन्हें जवाब में कुछ नहीं मिला। तो अब यहाँ पर यूपी में आंदोलन कर रहे स्टूडेंट्स की सुनवाई जो है वो होगी। अब सुनवाई में क्या कुछ निकलना है, इस पर सबकी नज़रें होंगी। फिलहाल यहाँ पर अभ्यर्थियों का यही कहना है कि सरकार इसमें कोई भी ठोस पहल नहीं कर पाई।
बिल्कुल देखिए, लेकिन लोगों की होप, लोगों की उम्मीद की किरण जहां सरकार के सामने खत्म होती है तो वहीं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे उनके लिए खुले होते हैं। यही उनके लिए एक जरिया होता है। तो फिलहाल रजा अब्बास लखनऊ से आता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। रजा, सुप्रीम कोर्ट में आज उस मामले की सुनवाई होगी। 5 साल से यूपी के अंदर ये जो अभ्यर्थी हैं ये अपना आंदोलन कर रहे हैं, क्या अब वो वक्त आ चुका है जब इन्हें इंसाफ मिलेगा? पहले जरा मामले को परिभाषित भी कीजिएगा सर। हाँ शीतल, बिल्कुल आपने सही बात पकड़ी, क्योंकि ये शिक्षक भर्ती वाला जो मामला है काफी दिन से अटका हुआ है। खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट में एक लंबी हेयरिंग डेट मिल रही है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो हलफनामा जा रहा है उससे भी जो है ये अभ्यर्थी संतुष्ट नहीं है। इनका यह आरोप है कि अगर सरकार की तरफ से सहयोग रहता तो अदालत का फैसला जो हाई कोर्ट में हमारे फेवर में आया था वो सुप्रीम कोर्ट में भी फेवर में आया था। लिहाजा सरकार की अनदेखी से जो है अभ्यर्थी बहुत परेशान है, और इस तरह से जो हलफनामा सरकार की तरफ लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल गलत तरीके से और किसी भी तरीके से अभ्यर्थियों का सहयोग नहीं किया जा रहा है। अब यहाँ पर आज सुनवाई के बाद कितनी उम्मीदें हैं कि कोई ना कोई फैसला इनके हक में निकलेगा, क्योंकि 5 साल का वक्त हो चुका है, उम्मीदें खत्म है लेकिन संघर्ष रुकने का नाम नहीं ले रहा। जाहिर सी बात है, देखिए एक बहुत लंबी हेयरिंग के बाद दूसरी डेट मिली है और सही निष्कर्ष जो है वो 4 बजे निकल के आएगा सुप्रीम कोर्ट में कि आखिरकार, क्योंकि लंबी लंबी हेयरिंग लिस्ट होती है और लंबी लंबी केसेस होते हैं तो बहुत ही कम समय होता है किसी भी अधिवक्ता को अपनी बात रखने का सुप्रीम कोर्ट में। मगर अब देखने वाली बात है कि ऐसा तो नहीं है कि फिर से कोई तारीख दे के फिर से सरकार की तरफ से जवाब मांगा गया हो, क्योंकि गवर्नमेंट के जो काउंसलर हैं, जो हमें खबर आ रही है, वो नहीं पहुंचे हैं वहां पे बहस में। तो कहीं ना कहीं वन साइडेड बहस होगी और अभ्यर्थियों के जो वकील होंगे वो कहीं ना कहीं अपना पक्ष रखेंगे। अब ये जजेस पे निर्भर है, बेंचेस निर्धारित हैं वो क्या फैसला इस पे लेती है। क्या लगता है उन सभी को वो इंसाफ मिलेगा रजा, जो लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं? और कितना उचित मामला है अब ये उत्तर प्रदेश में? लोगों को क्या उम्मीदें जुड़ी हैं इस पूरे मामले से? और क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार वर्तमान में योगी आदित्यनाथ वहां पर मुख्यमंत्री हैं, वो इतना ज्यादा देर किसी मामले में नहीं लगाते। देखिए बात आपकी सही है, मगर निरंतर जो है उनको सहयोग सरकार की तरफ से अभ्यर्थियों को नहीं मिल रहा है। अभ्यर्थियों के फेवर में हाईकोर्ट ने आदेश किया था, जिसको लेकर जो है यहाँ पे गवर्नमेंट गई थी सुप्रीम कोर्ट, और जिसको अभ्यर्थी चैलेंज कर रहे हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है कि इतनी लंबी भर्ती जो 69,000 भर्ती अभ्यर्थियों की शिक्षक मामला है, इसको लेके सरकार ये देख रही है कि इनको कैसे हम इनपुट करेंगे गवर्नमेंट प्रणाली में। लिहाजा इन्होंने इस तरह को टालने की कोशिश सरकार करी। अब देखने वाली बात है कि हो सकता है कि चुनाव के करीब आके इसका कहीं ना कहीं क्रेडिट सरकार ले। तो अभी मुझे लग रहा है कि टालने का प्रयास सरकार ज्यादा करेगी। ठीक है रजा, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर आज सुनवाई जो है इस शिक्षक भर्ती मामले में होनी है। अब सबकी नजरें इस पर रहेंगी। आगे बढ़ेंगे जहाँ पर राहुल गांधी के हवाले से बात करेंगे, और गुजरात का दौरा है। और फिलहाल आपको बता दें कि 6 दिन में दूसरी बार गुजरात जो है राहुल गांधी जाने वाले हैं। इससे पहले वो गुजरात गए थे जहां पर अधिवेशन हुआ था, और अब अधिवेशन के बाद दोबारा जिला अध्यक्ष चुनने का पायलट प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च करने के लिए जा रहे हैं। इस बार का जो विजन राहुल गांधी ने तैयार किया है गुजरात दौरे पर को लेकर, वो कहीं ना कहीं जो जिला इकाइयां होती हैं उनको मजबूत करना है। जो डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स होती हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की बॉडी होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो पूरी यूनिट होती है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करती है, उसको मजबूत करना है। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी या पूरी कांग्रेस अब कहीं ना कहीं इस पर उन्हें सीख मिल चुकी है कि कैसे छोटे लेवल के कार्य को मजबूत करना है, बूथ लेवल के कार्यकर्ता को मजबूत करना है, जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं को मजबूत करना है। उसके बाद ही कांग्रेस यहाँ पर बैक कर सकती है, वापस आ सकती है अपने उस अंदाज में जो कुछ वर्षों पहले होता था, और कई लंबे सालों से आज़ादी के बाद से कांग्रेस का ही दबदबा पूरे देश में रहा। लेकिन गुजरात वो राज्य है जहां पर बीजेपी का दबदबा रहा है। पिछले 37 साल से बीजेपी ने वहां पर सरकार बना के रखी है, और खुद प्रधानमंत्री जो इस वक्त देश संभाल रहे हैं, जो देश का नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी के हाथ में है, वो मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर चुके हैं। लगभग 15 से आसपास साल जो है वो वहां पर मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो ऐसे में उनकी पकड़, खुद गृह मंत्री अमित शाह भी गुजरात से आते हैं, तो पकड़ थोड़ी सी ज्यादा है। राहुल गांधी चाहते हैं कि वहां पर अटैक किया जाए जहां से जो बीजेपी के बड़े नेता हैं उनको कमजोर किया जाए, ताकि इससे कांग्रेस को फायदा मिल सके।
एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे, राहुल गांधी से ही जुड़ी ये बड़ी खबर है जिसमें आज मानहानि केस में सुनवाई होनी है। राहुल गांधी के खिलाफ उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर कोर्ट में ये सुनवाई होगी। गवाह की गैर मौजूदगी से पिछली सुनवाई टली थी क्योंकि गवाह वहां पर नहीं पहुंचे थे, मौजूद नहीं थे। बीजेपी नेता ने 2018 में राहुल के खिलाफ ये केस वहां पर दर्ज किया था। बिल्कुल, राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि केस में आज उत्तर प्रदेश की सुल्तानपुर कोर्ट में यानी एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई होगी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि मामले में पिछली सुनवाई में एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई के दौरान परिवादी पक्ष की ओर से गवाही पेश नहीं किया जा सका था, जिसके कारण सुनवाई टल गई थी। अब आज सुनवाई की तारीख फिर से रखी गई है और यहाँ पर मानहानि केस में आज उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर कोर्ट में ये सुनवाई होने वाली है। बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी पर भी ऐसे कई मामले हैं और ये मानहानि का मामला है, ये डिफेमेशन का मामला है और इसके फिलहाल आज सुनवाई होनी है राहुल गांधी के खिलाफ। ये उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर कोर्ट में सुनवाई होगी। न्यूज़ रूम लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।